जो दो दोस्त हमारे हैं वो आपस में अगर दोस्त हो जाएं मिल जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद फ़ायदे की बात है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से देखिए एक चीज़ जो हमें समझनी है ख़ास तौर पर ये जो फ़लस्तीन और टर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है, इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों लगी है। यूएई जो है एक अरब कंट्रीज में से आता है और उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्रेशर था कि ठीक है हमें अरब के जो समझौते हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उसने अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाया और चीज़ों को क्लियर किया। और यहाँ पर और भी चीज़ों का सोल्यूशन होना ज़रूरी है। खास तौर पर अगर हम फ़लस्तीन और इजराइल की बात करें, वहाँ पर एक जगह है वेस्ट एंड और गाजा पट्टी। जो वेस्ट एंड की अगर हम वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक में करीब 4-4.5 लाख इजरायली रहते हैं, लेकिन और इजराइल उस पर कब्जा करने की बात कर रहा था, आगे बढ़ रहा था लगातार उन चीज़ों पर। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है रोकेंगे और नहीं ऐसा करेंगे। उससे कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के लिए भी फायदा ये, अगर मैं देखूं इसको पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए। दूसरा ये है, फ़लस्तीन कहता है कि भाई जो गाजा पट्टी है और वेस्ट बैंक है, इन दोनों को मिला के एक अलग कंट्री क्रिएट की जाए। हमारे साथ यूएई ने धोखा किया है और ये चीज़ें अपने आप में गलत हैं इस दुनिया के लिए। मैं कहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे 3-4 चीज़ों पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल के लिए जो एक तेल का एक माध्यम होता था वो टर्की के वाया टर्की होकर जाता था, आज कहीं ना कहीं वो दोनों डायरेक्टराइज होंगी। ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेक्सस बिल्ड हो रहा है। हिंदुस्तान के साथ रशिया है, हिंदुस्तान के साथ अमेरिका है, हिंदुस्तान के साथ यूएई है, हिंदुस्तान के साथ इजराइल है, हिंदुस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कौन नहीं है। फ्रांस हिंदुस्तान के साथ है, फ्रांस ने अभी राफेल दिया है, फ्रांस ने इस समझौते की फ्रांस ने भी तारीफ की है। ये कंसेंसस बिल्ड हो रहा है वर्ल्ड वाइड के किस तरह से वर्ल्ड लीडर्स को आगे जाना है। और इसमें जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से खड़े होते हैं और एक वर्ल्ड लीडर की तरह निकल कर आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम पे चाहे वो रक्षा सौदों को लेकर हो, उस पर हिंदुस्तान की टाइज मजबूत होंगी, चाहे वो कोई और कोऑपरेशन की बात हो, उस पर हिंदुस्तान मजबूत होगा। मुस्लिम्स के मुद्दों पर जब हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एक्सपोज करने की कोशिश की जाती है, उसमें यूएई का एक बेहतर साथ हमें मिलेगा, चीज़ें और बेहतर होंगी। ओआईसी में जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट अवार्ड दे चुके हैं, वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। सर, ये जो आज 72 साल बाद इजराइल और यूएई की जो दोस्ती हुई है उसका चाइना और पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, इस दुनिया में शांति के लिए इस तरह के समझौते हर जगह होते रहने चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर मिडिल ईस्ट में आपको शांति चाहिए तो इसके लिए ये जो प्रयास है बेहद ही ज़रूरी और बेहद ही अच्छे हैं। अगर मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान पर और चाइना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, यूएई के जो किंग हैं उनके साथ भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे आत्मीय संबंध हैं। और ख़ास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तो सारी दुनिया जानती है, वो तस्वीरें सब बयान करती हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी थे जो इजराइल गए और जाकर उन्होंने फ़लस्तीन, पहले क्या होता था कि फ़लस्तीन से डरते थे, फ़लस्तीन को अपीस करने के लिए और अरब देशों को अपीस करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल नहीं विजिट करते थे। पहले ऐसे डेयरिंग प्राइम मिनिस्टर थे जो वहां पर गए, अपना कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाया। और आने वाले समय में आज हमारी किस तरह की टाइज हैं और कोई भी अगर चीज होती है तो किस तरह से इजराइल खुल के हमारे समर्थन में आता है। एक दूसरा, अगर हम बात करें इजराइल और अरब के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से होकर निकले हैं। 1948 में इजराइल जो है आजाद हुआ था। उसके बाद से अगर अब अरब और खाड़ी देशों की हम बात करें कि उनसे कोऑपरेशन कितना हुआ, ये इस तरह का तीसरा समझौता है अरब की तरह से। 1979 में सबसे पहले जो समझौता हुआ था वो हुआ था आपका, और फिर उसके बाद 1994 में हुआ था। 2 समझौते हुए और तीसरा समझौता ये है। खाड़ी देशों में से ये पहला समझौता है, लेकिन अरब देशों से ये तीसरा समझौता है। मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छी बात ये रही कि जॉर्डन के बाद ये निकलकर कंट्री आई और यूएई ने कहा कि ठीक है भाई, अपने हितों की रक्षा के लिए तमाम हम तरह की चीज़ें करेंगे। इस पर बहुत लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स इसके फेवर में है। वो तो खुद इस चीज़ को एक तरह से एक्सपर्टीज ही कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। यूके ने इस चीज़ को बहुत अच्छा कहा है और इसके अलावा और भी तमाम कंट्रीज़ हैं। हिंदुस्तान इसके समर्थन में है। हिंदुस्तान के लिए ये भी एक फ़ायदा है कि जो दो दोस्त हमारे हैं वो आपस में अगर दोस्त हो जाएं मिल जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद फ़ायदे की बात है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से देखिए एक चीज़ जो हमें समझनी है ख़ास तौर पर ये जो फ़लस्तीन और टर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है, इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों लगी है। यूएई जो है एक अरब कंट्रीज़ में से आता है और उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्रेशर था कि ठीक है हमें अरब के जो समझौते हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उसने अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाया और चीज़ों को क्लियर किया। और यहाँ पर और भी चीज़ों का सोल्यूशन होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर हम फ़लस्तीन और इजराइल की बात करें, वहाँ पर एक जगह है
वेस्ट एंड और गाजा पट्टी। जो वेस्ट एंड की अगर हम वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक में करीब 4-4.5 लाख इजरायली रहते हैं, लेकिन और इजराइल उस पर कब्जा करने की बात कर रहा था, आगे बढ़ रहा था लगातार उन चीज़ों पर। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है रोकेंगे और नहीं ऐसा करेंगे। उससे कहीं ना कहीं फलस्तीन के लिए भी फायदा ये, अगर मैं देखूं इसको पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए। दूसरा ये है, फलस्तीन कहता है कि भाई जो गाजा पट्टी है और वेस्ट बैंक है, इन दोनों को मिला के एक अलग कंट्री क्रिएट की जाए। हमारे साथ यूएई ने धोखा किया है और ये चीज़ें अपने आप में गलत हैं इस दुनिया के लिए। मैं कहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे 3-4 चीज़ों पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल के लिए जो एक तेल का एक माध्यम होता था वो टर्की के वाया टर्की होकर जाता था, आज कहीं ना कहीं वो दोनों डायरेक्ट टाइज होंगी। इसके अलावा बात अगर हम करें तो बायलैटरल टाइज उनकी मजबूत होंगी। उसके बाद सैन्य शक्ति पर, डेवलपमेंट पर और जितनी भी तमाम तरह की चीज़ें उनका कोऑपरेशन बढ़ेगा। और अब मुझे लगता है इसके बाद अरब कंट्रीज़ की एक और पॉजिटिव शुरुआत होगी कि लेबनान आएगा और भी कंट्रीज इधर इजराइल की तरफ बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ एक क्लियर हो गई है कि जिस तरह से ये पूरा एक कंसेंसस बिल्ड करके और एक ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि पूरी दुनिया एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के ऊपर बम बरसाए जाते हैं और वो तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं, वो जो छवि है वो ख़त्म की जा रही है। आप अगर इसके और डीप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, 1967 में शायद 6 दिसंबर को एक वॉर शुरू हुई थी। 6 दिन 7 दिन वो वॉर चली थी। इजराइल ने जो है अरब पर बम बरसाए थे। उसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है 6 डेज ऑफ वॉर, जो बहुत फेमस बुक है। उसमें पेज नंबर शायद 67, 71 और 120, 121 पे जो पेजेस है, अगर कोई भी 4 पेजेस पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा कि अरब और इजराइल का इतना बड़ा ड्रिफ्ट क्यों है। लेकिन अल्टीमेटली आज के डेवलपिंग वर्ल्ड में दुनिया को ज़रूरत है एक दूसरे से मजबूत संबंध बनाने की और कहीं ना कहीं जो ये टेबल पर आकर बात करने की, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आने वाले समय में दुनिया में हर मुल्क इतना मजबूत है कि अपने आप युद्ध लड़ेगा। और जो ये कोई नहीं चाहता इस दुनिया में फिर से हिरोशिमा और नागासाकी रिपीट हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो बेहतर है कि टेबल पर आएँ और बात करें। और जहाँ तक बात फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी की है, उस पर भी कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव शुरुआत की है और इसके ऊपर यूके ने भी कहा है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच वाली बात है। अगर कहीं ना कहीं वेस्ट बैंक को इजराइल ने कहा है कि हम अभी इसको आगे क्रियान्वित नहीं करते हैं, इस पर रुकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंज है। हिंदुस्तान के लिए ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेक्सस बिल्ड हो रहा है। हिंदुस्तान के साथ रशिया है, हिंदुस्तान के साथ अमेरिका है, हिंदुस्तान के साथ यूएई है, हिंदुस्तान के साथ इजराइल है, हिंदुस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कौन नहीं है, फ्रांस हिंदुस्तान के साथ है। फ्रांस ने अभी राफेल दिया है, फ्रांस ने इस समझौते की फ्रांस ने भी तारीफ की है। ये कंसेंसस बिल्ड हो रहा है वर्ल्ड वाइड के किस तरह से वर्ल्ड लीडर्स को आगे जाना है। और इसमें जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से खड़े होते हैं और एक वर्ल्ड लीडर की तरह निकल कर आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम पे चाहे वो रक्षा सौदों को लेकर हो, उस पर हिंदुस्तान की टाइज मजबूत होंगी, चाहे वो कोई और कोऑपरेशन की बात हो, उस पर हिंदुस्तान मजबूत होगा। मुस्लिम्स के मुद्दों पर जब हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एक्सपोज करने की कोशिश की जाती है, उसमें यूएई का एक बेहतर साथ हमें मिलेगा, चीज़ें और बेहतर होंगी। ओआईसी में जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट अवार्ड दे चुके हैं, वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो इसको सिर्फ इस तरह से आप देखें कि हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत बेहतर तरीके से ऊपर जिस तरीके से भारत के ही जो मित्र देश हैं उनमें भी मित्रता हो गई है, इजराइल और यूएई में अब मित्रता हो गई है, जो भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, तो इसका साफ तौर पे बड़ा झटका चीन और पाकिस्तान को ही लगा है, क्योंकि उनके रिश्ते कैसे हैं भारत के साथ वो सभी जानते हैं। तो यही, और आज के दिन भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है उनके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सिचुएशन आ गई है। खाने को रोटी है नहीं, घर में टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है, तो सबसे आसान तरीका है क्या है, कश्मीर का राब लगते रहे। आज अगर आप पाकिस्तान में जो गिने चुने, वैसे तो 2-4 ही हैं, लेकिन जर्नलिस्ट हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनकी स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गाली दे रहे हैं इमरान खान को। वो कह रहे हैं, इमरान खान से सवाल पूछ रहे हैं खास तौर पर कि इमरान खान बताइए, यूएई और इजराइल ने भी समझौता कर लिया है, इससे पहले इजिप्ट भी समझौता कर चुका है, इससे पहले 2 समझौते और हो चुके हैं। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं ये अरेबियन कंट्रीज जितनी भी हैं उनका झुकाव दिखा रहा है कि आने वाले समय में उनको ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास जो सोर्स है उसको सही यूटिलाइज करने के लिए अगर उनको थोड़ा सा एक्सपेंशन करना पड़े, उसमें प्रॉब्लम क्या है। आप जो ये राग अलाप के बैठे हैं फिलिस्तीन का, मैं अपने हिंदुस्तान की पुरानी सरकारों की भी बात करता हूं, 70 साल तक इस अपीजमेंट के चक्कर में आपने अपनी जो टाइज है उनको आगे नहीं बढ़ाया। इसकी वजह से आज देखिए हम कहां हैं। मैं मानता हूं हर किसी के ह्यूमन राइट्स हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी आपको बात तो करनी पड़ेगी, चीज़ों को बेहतर तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आज इजराइल ने इस कदम पर रोक लगाई है कि वो अपना वेस्ट बैंक की तरफ अपना जो प्रभुत्व है वो नहीं बढ़ाएंगे, रोकेंगे, तो वो बात करने से ही पॉसिबल हुआ ना। क्या होता? कुछ नहीं होता। जब 1967 में वॉर हुई थी, इजराइल ने 6 दिन में अरब के सारे वायुसेना ध्वस्त करके आतंक मचा दिया था, हालत खराब कर दी थी इन लोगों की। आप क्या चाहते हैं? फिर से वही रिपीट हो? बेहतर हो बैठ के बात हो, बेहतर है कि जो टाइज है वो मजबूत हो, बेहतर है कि कश्मीर जैसा जो इशू है हम तो अपनी तरफ से रिजॉल्व कर आ रहे हैं। पाकिस्तान को कितना दर्द होता है वो होता रहे भाई। हमारे यहां पर जिस भी तरह की चीजों में प्रॉब्लम थी, हमें लगा कि लेजिस्लेशन में कोई इशू है तो वहां पर हमने यूटीज दोनों को बना दिया, क्योंकि हमें नहीं कोई परेशानी चाहिए। और उसके बाद हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए वो तमाम तरह की चीजें करी, हम करेंगे आगे भी। आपको अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना है, आप गधे बेचने वाले मुल्क हैं, उनको गधा बनाना है तो आप बनाते रहिए, लेकिन उसमें कुछ अब होने वाला है नहीं। और दिन बर दिन चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनकी आवाज अपने आप ही वर्ल्ड लेवल पर कमजोर होती जा रही है, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि किससे पैसा ले, चाइना से पैसा लेकर किसका लोन पाकिस्तान ने दिया है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये तमाम तरह की जो नीतियां हैं ये सुपर फ्लॉप हैं। आप जितना करना चाहते थे आप कर चुके हैं। दुनिया अब एक दूसरी स्टेज पर चल रही है। आज टाइज मजबूत हो रही हैं सभी देशों की, सभी देशों से। आज जो एक्सपेंशनिस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको एक्सपोज किया जा रहा है। आज जो टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं उनको एक्सपोज किया जा रहा है, और हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया इस चीज़ में है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि आज पाकिस्तान कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची, जीरो हो चुके हैं वर्ल्ड लेवल पर। पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, उनको वो 2-3 बॉम्ब फोड़ते थे, उसके बाद हमारी सरकार कहती थी अरे आ जाओ टेबल पर बैठकर बात कर लेते हैं, बंद कर दो इसको। क्योंकि 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन रहने वाले पीएम बन चुके हैं जो गैर कांग्रेसी हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन उपलब्धियों के बारे में जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस भारत देश को मिली है? हिंदुस्तान में इससे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनसे आगे कल नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस देश के अभी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे हैं। ये मामला सिर्फ नंबर्स का नहीं है, डेज का नहीं है, दिनों का नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो हैं ये सिर्फ नंबर्स और डेज और सालों से नहीं काउंट किया जाएगा। इनके जब कद की आप मापने की बात करेंगे तो वो सिर्फ दिनों से नहीं मापा जाएगा। उसको जब आपको अगर नापना है तो उस डिसीजंस को देखना है। हम वो सरकार हैं, ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े मुद्दों को बहुत ही आसानी से सुलझाया है, सॉर्ट किया है, एग्जीक्यूट किया है, और तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हैं। सारी दुनिया में हमारे बहुत सारे डिसीजंस को लेकर शायद उतनी कंफर्ट नहीं रही, उतनी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन इस देश के आज के प्रधानमंत्री ने, मेरे प्रधानमंत्री ने बिना डरे, बिना रुके, बिना थके सारे डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया। अगर हम बात करें, उपलब्धियां तो इतनी हैं कि शायद 3 घंटे भी बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं अगर मोटा मोटी बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो गर्व की बात है, इसी टेन्योर में राम मंदिर का फैसला आया। अपने आप में 500 साल का एक डिसीजन था जो शायद होना बेहद ज़रूरी था, जो एक हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली एक नीति पर था, उसको ख़त्म किया, जिस पर तमाम सरकारों ने बहुत राजनीतिक रोटियां बेली, लेकिन वो ख़त्म हुआ। 370 जिसके लिए कांग्रेस का अगर मैं शुरुआत से स्टैंड उठा लूँ तो अब तक लोग हम पर हंसते थे। टीवी पर जब हम डिबेट्स में होते थे तो लोग मंदिर के लिए भी यही कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, और 370 के लिए भी हंसते थे। कुछ कहते थे हाथ जल जाएंगे, पैर जल जाएंगे, उसको भी एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट बहुत बेहतर तरीके से किया, चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हैं कश्मीर में और तमाम जगहों पर। वहाँ पर जो एक लेजिस्लेशन क्राइसिस वाला स्थिति था, वहाँ पर जो एक प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दिया जाता था, वहाँ पर मेरी सेना पर जो पत्थर मारे जाते थे, जो 42,000 जवान शहीद हो चुके थे अभी तक, उनकी अगर मैं बात करूं, वहां पर कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया गया, उनकी अगर मैं बात करूं, उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे और रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए कितने काम किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल से पेंडिंग थी उसको लेकर आए। शौचालय जो शायद 1947 से भी पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो 47 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमारे पास कितनी अवेयरनेस थी। मतलब हमने अगस्ता वेस्टलैंड बोफोर्स 2G 3G 4G तो कर लिया, लेकिन हम इस देश को टॉयलेट्स नहीं दे पाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। 70 साल में हमने बैंकों का नेशनलाइज तो किया और तमाम तरह की चीज़ें की, लेकिन हिंदुस्तान का गरीब तब भी बैंक में नहीं जा सकता था। हमने बैंक अकाउंट खाते दिए, वो तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हमने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, हम बायलैटरल टाइज बनाने में और मल्टीलैटरल टाइज बनाने में, दुनिया को बताने में कि हिंदुस्तान क्या है। अगर मैं बात करूं आज हम उस सिचुएशन में, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हो गए हैं, सभी चीज़ें बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ, हमारी जो पॉजिटिव
कदम हैं वो इस देश की नई एक सरकार, नई एक इबारत लिखने वाली कहानी है। आज हमने तमाम वो बड़े मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं जो कभी इस देश की पॉलिटिक्स में हमेशा होते थे और पूरा पॉलिटिक्स उसके चारों तरफ घूमता था। वो एक अलग बात है कि लोग उसको अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वो मुद्दे हमने ख़त्म कर दिए। पहला, अगर हम बात करें इसके अलावा इस देश की जो 6 साल का जो हमारा टोटल टेन्योर रहा है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, रामायण में कहा गया था कि राजा अगर सन्यासी हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। करप्शन फ्री गवर्नमेंट, पिछले 6 साल में आपने कोई घोटाला नहीं सुना होगा, आपको कहीं 2G 3G 4G नहीं समझ में आया होगा, आपको कहीं ज़मीन घोटाले में कहीं आपको बात नहीं आई होगी, आपको किसी मंत्री के किसी रिश्तेदार की लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लाल बत्ती कल्चर खत्म हो गया। आपको याद होगा कि जब आप ऑटो में और बसों में बैठकर और कार में बैठकर जाते थे तो पीछे से हूँ करते हुए 15 गाड़ियां लेकर लाल बत्ती लेकर आते थे और निकल जाते थे। आज नहीं है ऐसा, किसी के ऊपर लाल बत्ती नहीं है। ये अपने आप में गर्व की बात है। सबको समान आचार संहिता में लेकर आए हैं। बहुत सारे और भी डिसीजंस हैं जिनको खत्म करना है और हम करेंगे, हमारे पास समय है। लेकिन मैं इस चीज को गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जो 70 साल की जो गवर्नमेंट है, 58 साल की जो खास तौर पर मैं बात करूं कांग्रेस की गवर्नेंस है, उसको आज अगर हमारे 2019 से 20 के टेन्योर को ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 58 साल कम पड़ जाएंगे। ये मैं आपको 1 by 1 गिनवाते हुए चल सकता हूं। वो अपनी उपलब्धियां ले आए, हम 1 साल की अपनी उपलब्धियां ले आए, किसने क्या किया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज जनता इस देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में तो वो हैं ही, और तमाम मामलों में उन्होंने ट्रम्प तक को पीछे छोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता भी आज कोरोना क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं। चाइना का हमने सामना किया, पाकिस्तान पर हमने जवाब दिया, तमाम पड़ोसियों ने तमाम चीज़ें करने की कोशिश की। जैसे कि एक व्यक्ति बढ़ता है तो उसके पड़ोसी तो उससे जलते ही है, लेकिन बावजूद उसके इस देश के प्रधानमंत्री के जब सर्वे हुए अभी पिछले दिनों कुछ न्यूज़ चैनल्स पर, तो बाकायदा रहा कि उनके आसपास भी कोई नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज हैं। हम शायद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से सबसे बुरे दौर में हैं क्योंकि कोरोना यहाँ पर है, लेकिन कोरोना के बावजूद भी इस देश की जनता का फेथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में है। चाहे वो कोई प्रदेश हो, चाहे वो कोई केंद्र का नेता हो, उनके आसपास भी नहीं है। शायद कोई 10% भी उनके नहीं टिकता है। विपक्ष ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है सदियों में ऐसे पुरुष आते हैं। और खास तौर पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे देश में 137-38 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का पूजन नहीं किया। राम मंदिर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नरेंद्र मोदी को चूज किया है इस काम के लिए। 138 करोड़ लोग आज हैं। आज से पहले भी बहुत सारे लीडर्स थे, केसेस बहुत पहले खत्म हो सकते थे, 76 में हो सकते थे, 85 के आसपास बात हुई, तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने मंदिर, अपने घर के लिए किसी व्यक्ति को अगर चिन्हित किया, वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है। 15 अगस्त के अवसर पर इस देश के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारा हिंदुस्तान के जितने भी व्यूअर्स हैं और इसके साथ साथ इस देश में और इस दुनिया में जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से इस देश को आगे बढ़ाते रहें, इस देश की उन्नति प्रगति में साथ निभाते रहें। जय हिंद, जय भारत।